हेलो डियर स्टूडेंट, आज भी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 2023 का जो सेट नंबर 1 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर आखिरी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका लेक्चर सेट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेट 2 को स्टार्ट कर देंगे। यदि अभी तक आपने इस सेट का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी आपको लिख कर दिया है ताकि आपको इधर उधर न खोजना पड़े। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम क्या करना है बाबू। 2024 का, 2024 का और 2023 के इन सभी सालों के जितने भी सेट है उन सबको लगा लीजिए। 2024 के यहाँ पे 7 सेट है और मैंने ऑलरेडी सातों सेट को कंप्लीट कर दिया है। उनका सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह मैं 2023 का सेट भी स्टार्ट कर दिया हूँ। ये आपका सेट नंबर 1 है और मैं जल्द से जल्द सभी सेट को कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जाइए और 2024 के सभी सेट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप 2023 के सेट को कंप्लीट कीजिएगा। यदि आपने इन 2 साल को कंप्लीट कर लिया बाबू, तो 100% है कि 95 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, बस उन्हीं दोनों साल के सेट को कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसके अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग वर्णात्मक सेकंड के चालू करेंगे। ठीक है, और कहना कि निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। कितने शब्द देना है? 150 शब्दों में देना है। कोई जरूरी नहीं है कि 150 शब्द दीजिएगा, आप चाहे तो 130, 140, 150 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें हर एक प्रश्न में एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है और इन दोनों प्रश्नों से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं उसी को करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी 2024 के सेट में करा रखा है, तो आप जाकर 2024 के सेट को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2024 के सेट में एक प्रश्न करा दिया है और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में आपको अथवा वाला प्रश्न करा देता हूँ ताकि आपका दोनों प्रश्न क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अथवा वाला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इस आंदोलन इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का विवेचना कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, इसको इसको इसका आंसर का आपको 2 नंबर मिलेगा और आप जब 2 कारण लिखेंगे तो इसका 4 नंबर मिलेगा। मतलब टोटल प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। क्या था? एक राजनीतिक अभियान था। क्या था? जो असहयोग आंदोलन है ये 4 सितंबर 1920 को चलाया गया था। ठीक है, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग पाने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, जिसका उद्देश्य उन्हें स्वशासन देने के लिए राजी करना था। ठीक है, तो ये बताना था कि वो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है कि इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों को विवेचना करना है। तो चलिए इसके 2 कारणों को विवेचना कर देते हैं। ठीक है, 2 कारण क्या है, ध्यान समझिए। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जैसे कई कारणों ने असहयोग आंदोलन के लिए मंच तैयार किया। क्या किया? मंच तैयार किया। खिलाफत आंदोलन इस आंदोलन का एक और कारण था। क्या था? जो खिलाफत आंदोलन था इस आंदोलन का एक और कारण था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था? आर्थिक संकट था और यह इस आंदोलन के पीछे एक कारण था। ठीक ना, तो आपको पहला कारण यहां से लेके यहां तक हो गया। ठीक, पहला कारण यहां से हो गया। दूसरा कारण आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग, यहाँ से दूसरा कारण है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और आलेट एक्ट भी इस आंदोलन के पीछे के कारण थे। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार के सख्त नियम इस आंदोलन के पीछे है। ठीक है, तो आपको 2 कारण बोला था, मैंने दोनों कारण आपको क्या किया है। ठीक है, 2 कारण कहां से? पहला कारण यहां से लेके यहां तक था। ठीक है, और दूसरा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड और आलेट एक्ट भी इस आंदोलन के पीछे के कारण थे। भारत में ब्रिटिश सरकार के सख्त नियम इस आंदोलन के पीछे है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि केवल प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा इसको। अगला प्रश्न है,
सॉरी, इसमें प्रश्न नहीं लिया गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, अगला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, यदि आपके पास किताब हो तो आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के का वर्णन कीजिए। क्या करना है आपको? भेदभाव का वर्णन करना है। चाहे तो प्रश्न लिख सकते हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन करना है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका है। ठीक है, ठीक, एक बार देख लेते हैं प्रश्न नहीं आया है क्या। नहीं, ये प्रश्न शायद मैंने नहीं लिख पाया है। ठीक है, नहीं ले पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने प्रश्न ऑलरेडी पढ़ दिया है कि प्रश्न क्या था कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, भारत में लिखना है आपको कि भारत में महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है और लैंगिक समानता के सवाल पर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। भारत में महिलाओं को दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, उत्तराधिकारी से वंचित करना, बलात्कार, लड़कियों के बिक्री और तस्करी आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसमें लिखना है कि महिलाओं को राजनीति में कम प्रतिनिधित्व मिलता है। अक्टूबर 2021 तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10.5% था। वही राज्य विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है। ठीक है, फिर लिखना कि महिलाओं के पास गर्भ निरोध के सुरक्षित और आत्मनियंत्रित तरीके नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आशा करते हैं कि मिल गया होगा कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन करना है। तो मैंने इसका उत्तर आपको लिख दिया, बस आपको एग्जाम में यही लिखना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपका 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सातवां जो प्रश्न है, 6वां प्रश्न पीछे था, सातवां प्रश्न है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने प्रश्न 2024 के सेट में करा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है। ये 2024 में भी आया था और 2023 में भी आया है, तो मैंने ऑलरेडी इसका उत्तर पिछले साल वाले सेट में करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो हम लोग इसके अर्थ वाला प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, अर्थ वाला प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्थ वाला प्रश्न है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। भूक्षरण को हम लोग मृदा अपरदन भी कहते हैं। ठीक है, तो भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको बताना है और इतना बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं भूक्षरण से क्या समझते हैं। तो भूक्षरण या मृदा अपरदन का मतलब है कि मिट्टी के ऊपरी पोषक तत्वों का वायु, जल या गुरुत्वाकर्षण की वजह से बाहर आना। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, एक बार और समझिए कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। तो जो भूक्षरण या मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी के ऊपरी पोषक तत्वों का वायु, जल या गुरुत्वाकर्षण की वजह से बाहर आना। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, आपको बस इतना लिखना है। फिर आपको इसको रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताना है, तो चलिए मैं इसका 4 उपाय को बता देता हूँ। ठीक है, 4 उपाय क्या है? सबसे पहले आपको हेड लगाना है कि भूक्षरण को रोकने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, मतलब निम्नलिखित उपाय हैं या ये उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है और अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, पहला कारण है वन लगाना। क्या लगाना? वन लगाना। पहला कारण क्या है? वन लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों के आपस में जोड़कर रखती हैं जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। जिससे क्या होता है? मिट्टी का कटाव क्या होता है बाबू? रुकता है। पहला कारण क्या है? वन लगाना। वन लगाना में क्या लिखना है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जोड़कर रखती है जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। ठीक, पहला कारण। दूसरा कारण है सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती, दूसरा कारण क्या है? सीढ़ी नुमा खेती। इसमें लिखना है कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करने से पहाड़ी की तेज ढल समाप्त हो जाती है जिससे भूक्षरण रोका जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहता है? भूक्षरण रोका जा सकता है। ये आपका रहा दूसरा कारण। सीढ़ी नुमा खेती करके आप भूक्षरण को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका उपाय है ये समोच्च जुताई। क्या लिखना है? समोच्च जुताई से आप क्या कर सकते हैं? इस मतलब भूक्षरण को रोक सकते हैं। समोच्च जुताई, ढल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल
चलाने से ढल के साथ साथ पानी के बहाव की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिससे जमीन का कटाव कम होता है। ठीक है, समोच्च जुताई करने से भी क्या होती है, आप भूचरण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको भूचरण को रोकने के लिए आपको उपाय लिखना था। मैंने एकदम आसान आसान उपाय बताया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला और आखिरी प्रश्न, 8वां प्रश्न है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैंने ऑलरेडी 2024 के सेट में करा रखा है। ठीक ना, 2024 में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक, इन चारों क्षेत्रकों के बारे में मैंने ऑलरेडी लिखकर इसका उत्तर दे दिया है। तो आप जरूर से जरूर 2024 के सभी सेट को देख लीजिए बाबू। यदि आपने इतना बस पूरा कर लिया तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% है। प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इसका अथवा वाला प्रश्न करा देता हूँ। अथवा वाला प्रश्न क्या है बाबू, ध्यान समझिएगा। अथवा वाला प्रश्न क्या है, अथवा वाला प्रश्न आपका है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के, जो श्रमिक मतलब मजदूर है, किसान है, उनके समस्याओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग लगाना है। क्या लगाना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको हेडिंग लगा देना है। ठीक है, और पहला इसमें लिखना है अनियमित रोजगार। ठीक है, इस तरह करके आपको हेडिंग लगा देना है। ठीक है ना, अनियमित रोजगार। ठीक है, हेडिंग क्या लगाना है, अनियमित रोजगार, इस तरह हेड लगा देना है क्योंकि पॉइंट वाला है। तो अब किसी आगे लिखना है अनियमित रोजगार के कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार अस्थायी होता है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, रोजगार अस्थायी होता है और कम की गारंटी नहीं होती, और कम की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको अनियमित रोजगार में लिखना था। फिर आपको दूसरा हेड लगाना है कम वेतन। दूसरा हेडिंग क्या लगाना है, कम वेतन। अब कम वेतन में क्या लिखना है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र से के मुकाबले कम होती है और कई बार जीवन यापन के लिए काफी कम होती है। क्या होती है, जो कम वेतन में क्या लिखना है आपको कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र के मुकाबले कम होती है और कई बार जीवन यापन के लिए काफी कम होती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्या हो गया, दूसरा समस्या होगी। तीसरा आपको लिखना है, तीसरा क्या लिखना है, श्रम कानूनों का पालन नहीं। दूसरा तीसरा पढ़ने लगाना है श्रम कानूनों का पालन नहीं। तीसरा कारण है, इसमें लिखना है कि ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में श्रम कानून लागू नहीं होते। ठीक है, श्रम कानूनों का पालन नहीं में आपको हेडलाइन लिखना है कि ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में श्रम कानून लागू नहीं होते। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा लिखना है खराब कार्य स्थिति। चौथा क्या लिखना है, खराब कार्य स्थिति। ठीक है, इसमें लिखना है कि असंगठित क्षेत्र में खराब कार्य स्थिति, अनिश्चित और लंबे कार्य घंटे और स्वास्थ्य संबंधित खतरे होते हैं। ठीक है, क्या लिखना है इसमें कि असंगठित क्षेत्र में खराब कार्य स्थिति, अनिश्चित और लंबे कार्य घंटे और स्वास्थ्य संबंधित खतरे होते हैं। ठीक है, चौथा हो गया। फिर आपको पांचवा लिखना है सामूहिक सौदेबाजी की कमी। सामूहिक सौदेबाजी की कमी पांचवा पांचवा समस्या। इसमें लिख रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए सौदेबाजी करने की क्षमता होती है। क्या लिखना है इसमें कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए सौदेबाजी करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो इस तरफ मैंने क्या किया, वर्णनात्मक सेकंड के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी करा दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख कर आपको दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको कुछ नहीं करना, बस दो ही काम करना है, 2024 का और 2023 का जितने भी सेट है, टोटल 14 सेट हैं दोनों का मिलाकर, 7 सेट 2024 का और 7 सेट इसका। यदि आपने कवर कर लिया बाबू तो यहाँ से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सभी प्रश्न यही 2 साल से रहेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में मत पछताइएगा बाबू कि कोई बताया नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ कि यही 2024 और 2023 के जितने सेट है सबको कवर कर लीजिए। यही से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।